अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नए गेस्ट और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट मुहैया की जाए, लेकिन आपका फीडबैक भी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हमें फीडबैक नहीं देंगे, हमें नहीं पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं। आज के हमारे मौजू रियल एस्टेट के हवाले से और प्रेसिडेंट पाकिस्तान हमारे सदर से अवार्ड दिए गए उन लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वो बातें, आखिर उन्होंने अवार्ड लिया है, कुछ उनकी पर्सनैलिटी थी, कुछ उनका पोटेंशियल था, तो अगर वो उन्होंने अवार्ड लिया तो वो क्या इस मुल्क को अवार्ड नहीं दिलवा सकते? अगर वो इस मुल्क को अवार्ड दे सकते हैं तो हमारी सब की बहुत खुशकिस्मती है। आज हमारे मेहमान हैं मकबूल हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन और फाउंडर J7 ग्रुप के हैं। J7 ग्रुप एक बड़ा नामा, बहुत पहचान नाम रखा है, बहुत वर्किंग है इसकी। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई नाम बोलता है तो इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, जिसमें एम्पोरियम है, सिग्नेचर है, बाकी भी ये बताएंगे खुद कि क्या इन्होंने अचीव किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट चलाना, इतनी बड़ी प्रोडक्ट लेके आना, उसका आखिर रिस्पांस था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, अंदरूनी मुल्क से और बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान की तरफ। PTI की गवर्नमेंट ने इस शोबे को जितना फ्री हैंड दिया, जितने SRO इनके हक़ में दिए, उसकी मिसाल पहले कहीं नहीं मिलती। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं मकबूल हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक, थैंक यू। दूसरे हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवाज बसरा साहब, जो कि जानी पहचानी शख्सियत हैं और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरकर्दा और एक्टिव मेंबर हैं। मकबूल साहब ये बताइए कि इस वक्त जो स्टेटस है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, चूँकि आप इन तीनों शोबों के साथ वापस हैं, कैसा है? माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो अभी ये सेक्टर है हमारा, ये तो बहुत बूस्टिंग पोजीशन पे था, लेकिन बदकिस्मती से जो डॉलर की प्राइस की वजह से और ओवरऑल जो हमारी थोड़ी सी सियासी हालात हैं उनकी वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। क्योंकि जो डॉलर में एकदम से एक बड़ा ऊंची उड़ान जो आई है, उसने मजमूई लिहाज से हमें थोड़ा सा डैमेज किया है। लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए, हमारा सारा सरमाया पाकिस्तान के लिए, तो हमें कोई बड़ी फ़िक्र नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा और हम इसी उम्मीद से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो यानी आप पुरअज़्म हैं और 32 साल से इस सरज़मीन को शादाब करने की दिन रात कोशिश करते रहे इंशाअल्लाह ताला। और अभी जो आपने अवार्ड दिया 5th इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2022 अचीवमेंट परफॉर्मेंस अवार्ड, इसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस्लामाबाद चैम्बर का मशकूर हूँ, स्पेशली शकील मनीर साहब का। मैं सदर पाकिस्तान का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने भी एक कीमती टाइम हमें दिया और इस अवार्ड से मुझे नवाजा। जो हमारा ग्रुप है शाह साहब, ये अभी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है। हमारे इस वक्त सबसे बड़े प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने दागे हुए, और वो हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो J7 एम्पोरियम B17 में है। ये 46 कनाल पे 32 स्टोरी बिल्डिंग है और ये माशाल्लाह से एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसकी बड़ी डिटेल है। और फिर दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है टॉप सिटी में सिग्नेचर के नाम से, 5 स्टार होटल है, ये 5 स्टार होटल है। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा, वो भी 5 स्टार होटल ही है, रॉयल स्विस J7 आइकन। और चौथा प्रोजेक्ट है हमारा सॉलिटियर, ये भी होटल प्रोजेक्ट है। और पांचवा प्रोजेक्ट हमारा इन्फिनिटी के नाम से, ये भी एक अच्छा बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट है। फिर हम छोटे शहरों को भी हमने साथ में देखा है, बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी, तो उसमें हमने चकवाल को भी साथ में दिया। और चकवाल में भी हमारा एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट माल ऑफ चकवाल,
J7 Mall of चकवाल वो हमने दागा हुआ है और इंशाल्लाह ताला वो बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में चकवाल वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा इंशाल्लाह ताला। नवाज बसार साहब बताइए कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे ये अवार्ड दिए गए दोस्तों को हौसला अफजाई की गई, एक नाम दिया गया इनको मार्केट के अंदर, आप क्या समझे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना वर्किंग प्रॉपर करता है? जी, इस्लामाबाद चैम्बर जो है ना उसकी शुरू से ही कोशिश यही है कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, डेवलपर्स हैं या कोई इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, जो भी वो अचीव करते हैं, जो वो डिलीवर करते हैं, उनको अच्छी तरह से अच्छे तरीके से उनको अवार्ड दिए जाएँ। बिल्कुल तो ये ठीक। पिछले 5-6 साल से ये सिलसिला चीफ मिनिस्टर अवार्ड जो प्रेसिडेंट हाउस में दिए जाता है, ये तो जो अभी आरफ अलवी साहब ने दी हाँ जी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, हाँ, ये बहुत बड़ी एनर्जी इनको दी जाती है बिल्कुल ताकि ठीक। वो उनका एक ब्रांड जो है ना वो ऑलरेडी काम तो पहले कर ही रहे होते ऐसे हैं, ही। मगर उनको उस मोर एनर्जी की तरफ लेके जाया जाता है ताकि वो मुल्क के लिए कुछ और ज़्यादा डिलीवर कर सकें। बिल्कुल जब वो सही। डिलीवर करेंगे तो उसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा क्योंकि टैक्स में इजाफा होगा, पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वो भी वहाँ अमेरिका में कोई 30 साल ज़िंदगी गुजारी है, तो जो हमारे पाकिस्तानी हैं वहाँ जो उनको सहूलतें वहाँ मिल रही हैं, तो जब वो पाकिस्तान में नहीं होती तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। बिल्कुल तो माशाल्लाह जैसे मकबूल हुसैन साहब हैं J7 ग्रुप के चेयरमैन, इस तरह के जो यूनिक लोग हैं जिस तरह ये डिलीवर कर रहे हैं, तो इस तरह हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ना उनका भी दिल लगता है बिल्कुल पाकिस्तान आने को। और मेरा भी यही तजर्बा रहा है, मैंने भी क्योंकि मेरा भी इनसे 20-22 साल का तल्लक है और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, इनके साथ जॉइंट वर्किंग भी की है और ये बड़े नफीस और बड़े कमिटेड से इंसान हैं। बिल्कुल सही। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाएं। मकबूल साहब अब हमें ये बताइए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट आपने कर रहे हैं जैसे कि आपने गिनवाए हैं, कितने के लोगों को आप रोजगार मुहैया कर रहे हैं? अभी हमारे साथ डायरेक्टली कोई 4,500 लोग जो है ना वो डायरेक्टली जिनको हम जो हमारी 4,500 खानदानों को इंशाल्लाह ताला ये अभी हमने दिया हुआ है और आने वाले दिनों में तो बेताशा हम अपॉर्चुनिटीज़ नई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो हम एक लंबी सीरीज़ खेलने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला और हमारे एक बड़े नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे यूनिक्स प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो बेसिकली सिर्फ हम बिल्डिंगें नहीं खड़ी कर रहे, एक कंक्रीट के पहाड़ नहीं खड़े कर रहे, बल्कि वो पूरे एक आइडियाज़ पे हैं। ठीक है। और वो कोई नए आइडियाज़ हैं, यूनिक आइडियाज़ जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया? बिल्कुल नए डिज़ाइन हैं, बड़ी यूनिक आर्किटेक्चर है उनका और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान में एक बेहतरीन एडिशन होगा अल्लाह ने चाहा। बिल्कुल सही। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें ताकि वो इस वक्त बड़े महसूस करेंगे कौन से प्रोजेक्ट हैं। सर हमारे सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये बेसिकली होटल प्रोजेक्ट, चूँकि हम हॉस्पिटल साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं और उस चूँकि पाकिस्तान की ये अभी अशद ज़रूरत है, चूँकि बेसिकली जब तक हमारे इंटरनेशनल दुनिया से पर्सनल हमारे अवामी सतह के तल्लुकात नहीं बनते, इस वक्त तक हम पाकिस्तान को अगली सतह पे नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बेसिकली पहले अपनी टूरिज़म सेक्टर को हम इतना बूस्ट करें, प्रमोट करें, हम इतनी फैसिलिटीज़ मुहैया कर लें कि बेसिकली बाहर वाली दुनिया हमारे पास आए, हमारे पास आकर बैठे, हमें वो देखे, हमें पढ़े, तब हम बाहर वाली दुनिया हमें एक वेटेज दे तो हम बेसिकली आगे बढ़ें। तो उसके लिए सबसे पहले हम इतनी फैसिलिटीज़ मुहैया करें कि वो फैसिलिटीज़ उस लेवल की हों कि वो आकर यहाँ इंजॉय करें, ना कि वो आकर यहाँ वो बोर हों और वो यहाँ हमें जो उनका इमेज हमारे बारे में है तो उस इमेज को भी हमने इम्प्रूव करना है। मकबूल साहब ये आपने बड़ा पॉइंट रेज किया और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि हर बंदा लगा है प्लाट की तरफ, हर बंदा लगा है बिल्डिंग की तरफ, लेकिन जो आपने नए आइडियाज़ दिए, जो यूनिक आइडिया दिया कि टूरिज़्म की तरफ आना चाहिए, लोगों के साथ मिक्स होना चाहिए, जब तक हम आदमी लोगों के साथ बैन अवी तौर पर हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, वो क्या जाने पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या करें, जब तक हम अपना बनाने के लिए उनको इन्वाइट नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। अभी हम आपसे बहुत तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू चल रही है। मकबूल साहब हम आपको दोबारा पेश हाज़िर होते हैं। नाज़रीन अभी कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए। पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 032158568682 03331923 वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि हमने कहा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मौजूद लेके आते हैं और अच्छे से अच्छे मेहमान भी। आज हमारे मेहमान मकबूल हुसैन साहब हैं, जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं J7 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, और बड़ा नाम है इनका, बड़े कम अरसे में इन्होंने एक नाम को है। और जितने ये प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जितनी ये सहूलतें बता रहे हैं, यकीन आपको अट्रैक्ट करेंगी। और मैं अपने वसी पाकिस्तानी को कहूँगा, आएँ इस मुल्क की तमीर में अपना हिस्सा डालें, इन्वेस्ट करें, अपनी मिट्टी को सोना बनाएं। मकबूल साहब, क्या आप लेके आ रहे हैं इस वक्त प्रोडक्ट, आपका सिग्नेचर 5 स्टार होटल और बाकी जो हैं, उसमें क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 5 स्टार होटल्स? सर ये बिल्कुल यूनिक प्रोजेक्ट हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त दुनिया की जो लेटेस्ट तरीन आर्किटेक्चर है, बेसिकली उसको देखते हुए हम उससे भी ऊपर जाने की हमने कोशिश की है। और चूँकि हमारे जो अभी तक हमारे यहाँ जो 5 स्टार बने हुए हैं, तो चूँकि इन्हें बने हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, बिल्कुल सही। तो हमने अभी, और वो सारी मोर और लेस हॉरिजॉन्टल साइड पे हमने ज़्यादा पहले कोशिश की है, लेकिन अभी हम वर्टिकल साइड पे ज़्यादा गए हैं। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो एक मजमूई आप आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट नोयत का है, जो कि आप लेटेस्ट तरीन कह सकते हैं। बिल्कुल। अब उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरह हमारा J7 ग्लोबल है, तो बेसिकली उसकी जो लॉबी है वो 19 फ्लोर पे है। अच्छा। तो बेसिकली यहीं से आप चीज़ें देख सकते हैं कि वो हम पूरा होटल जो है ना वो रिवर्स है। बड़ी तो बेसिकली आमतौर पर लॉबी नीचे होती है, ग्राउंड पे होती है। एग्जैक्टली, वेलकमिंग लॉबी नीचे भी है, बिल्कुल सही। लेकिन जो प्रॉपर लॉबी है वो 19 फ्लोर पे है। और वो इसीलिए डिफरेंट, हमारे जितने होटल अभी हमारी 7 होटल प्रोजेक्ट हैं, तो सब में उनकी सबकी हर होटल की एक अपनी आइडेंटिटी है, उसका अपना आर्किटेक्चर है, उसका अपना एक थीम है, और उसको लेकर हम चल। और मैक्सिमम कितने फ्लोर के आपके होटल्स हैं? बेसिकली हमारा जो सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है वो सिग्नेचर है, वो ग्राउंड प्लस 21, और जो हमारा एम्पोरियम है वो ग्राउंड प्लस 22। हमारे नाज़रीन और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तान को बताइए कि ये कहाँ पे वाक़ है, कोई इसकी अप्रोच इजी है, सहूलतें इजी हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक हैं? माशाल्लाह से ये जो 4 हमारे होटल प्रोजेक्ट हैं, ये 2 टॉप ऑफ लाइन लोकेशन जो इस्लामाबाद के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नज़दीक है। मुमताज़ सिटी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट हमारे वहाँ पे हैं, और 2 प्रोजेक्ट उसी के अपोजिट साइड पे टॉप सिटी, बिल्कुल नामी ग्रामी एक सोसाइटी है हमारी। और ये मेट्रो और मोटरवे के नज़दीक है? बिल्कुल, मेट्रो हमारे बिल्कुल सामने से गुजर रही है, और बिल्कुल, और ये टॉप ऑफ लाइन लोकेशन है माशाल्लाह से। बिल्कुल सही। सोचते हैं जैसे मैं आपने बताया कि 90s बिल्डिंग पे आपने उसको लॉबी बनाई, और क्या सोचते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स? बेतहाशा फैसिलिटीज़ हैं शाह साहब। अभी मैं आपको बात बताऊं, जिस तरह हमारा B17 J7 एम्पोरियम है, तो उसमें हमने क्लब फैसिलिटीज़ दी हैं, कोई 3.5 लाख स्क्वायर फीट की। बड़ी बात। तो ये 3.5 लाख दोबारा बोलिएगा? 3.5 लाख स्क्वायर फीट की क्लब फैसिलिटीज़। तो बेसिकली वो हमने बहुत अगले लेवल की चीज़ों को देखा है, कि ताकि मैं आपको जो चीज़ एक बार बार बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल दुनिया को जब तक हम अपनी तरफ उन फैसिलिटीज़ के साथ नहीं लाएंगे कि जो वो इंजॉय कर रहे हैं उससे ऊपरी लेवल की, तो वो लोग मेरे ख्याल में देखते हैं कि ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, भूखे प्यासे हैं। तो बेसिकली हमें उन्हें बताना है कि नहीं, हम आपके इक्विवेलेंट के लोग हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जिस वक्त हम उसी लेवल पे जाकर हम बैठ कर उनसे बात करें। मकबूल साहब का विजन बहुत ज़्यादा है, और मैं प्रोग्राम को कट करता जा रहा हूँ, चूँकि इनका विजन इतना है कि
पूरा दिन जो बोलते हैं तो उनको कमी नहीं आएगी, क्योंकि इनसे बहुत सी बातें हमने सीखी हैं और आपने लोगों को सिखाना चाहती हैं, ना सिर्फ खुद सीखना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को भी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि असल काम तो उसी ने करना है। जो मसाइल और मुश्किलात जो इस वक्त इस शोबे में है वो उसको दूर करना वज़ीर पाकिस्तान उनकी काबीना का काम है। हमें ये बताइए कि किन शोबे के अंदर अगर ड्यूटी फ्री कर दी जाए, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक जिक्र किया वुड वर्क का, इंटरनेशनल ट्रेंड का, वो क्या है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। असल में हमारे यहाँ अभी हाई टेक जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी कमी है। तो हाई टेक इंडस्ट्री के लिए आपको मोस्ट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको इंपोर्ट करना है। तो टेक्नोलॉजी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टेक्नोलॉजिकल बेस आपकी इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपका बेताशा इन्वेस्टमेंट आपकी हमारी ज़ाया जा रही है, मैं आपको एक सिंपली 2-3 चीज़ों में बात कंक्लूड करूँगा और 2-3 चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ है, जिस तरह वुड वर्क के बारे में आपने बात की, तो हम बेसिकली हमारे यहाँ लकड़ी को हम तबाह कर रहे हैं। बेसिकली उस अल्लाह की उस अनायत को, जो कि एक दरख्त को 50 साल 60 साल या 70 साल उसे लगते हैं बनने के लिए, वो लकड़ी तब वहाँ वो प्रोड्यूस होती है, वो बड़ी नायाब लकड़ी है। दुनिया हाइब्रिड साइड पे चली गई है, लेकिन हमारी अभी वो ट्रेडिशनल और बड़ी स्ट्रॉन्ग लकड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके जो प्रोसेसर हैं वो इतने वीक हैं कि बेसिकली हम इंपोर्ट पे तवज्जो देते हैं। और इंपोर्ट में जो आपकी MDF और वो नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं बनिस्बत इसके कि अपनी चीज़ों को, चूँकि हमारे यहाँ प्रोसेसर नहीं है। तो एक तो जो आपकी मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, ताकि बेसिकली हमारे जो प्रोसेसर हैं वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जाएँ। मुझे साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं इसमें वजह चाहूँगा कि इसमें आवाम का क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत का क्या बचत होगी और आपके शोबे को क्या सहूलत मिलेगी। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहला हमने चूँकि देखना है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो अभी हम बेताशा डॉलर बाहर फेंक रहे हैं, हमारी नॉर्मल वुड वर्क है, हमारे फर्नीचर हैं, सारे सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तो हमारी इंपोर्ट ये रुकेगी। बिल्कुल हम बेसिकली फिनिश मटेरियल ला रहे हैं और हमें बेसिकली रॉ मटेरियल अपना बाहर फेंक रहे हैं और बाहर से फिनिश प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हमारा वो बैलेंस, ट्रेड बैलेंस नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी फिनिश प्रोडक्ट बाहर भेजें और रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करें। तो ये पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा है कि बेसिकली जिससे हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें हम खुद, हमारी हाई एंड इंडस्ट्री जैसे मौजूद होगी, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें हम यहाँ लोकली कर सकते हैं और वो चीज़ें हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो बेसिकली इंटरनेशनल मेयार की होंगी, जो पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें अगर जब तक टैक्स फ्री ना किया जाए, असल में टैक्स फ्री नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, हमारे यहाँ इतनी कास्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट सारी इस्टेब्लिश हैं, वो लोग हर लिहाज से उन्होंने इंडस्ट्री को वो उस सतह पे ले गए हैं कि हमें उनको कम्पीट करना है। तो उनको कम्पीट करने के लिए हमें किसी न किसी लिहाज से एक फैसिलिटेशन चाहिए होगी कि ताकि हम कम से कम उनके इक्विवेलेंट पहुंचने के लिए इतना टाइम हमें दिया जाए कि वो, ताकि उनके इक्विवेलेंट तो हम जा सकें। फिर हमें कंपटीशन का माहौल बनाया जाए। फिर आप इसमें टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को आएगा, फिर हर लिहाज से गवर्नमेंट के लिए भी वहाँ बहुत कुछ फिर होगा। मकबूल साहब से बातें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़ी अच्छी अच्छी विजन है इनका, जिनको हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम के अंदर तो ख़त्म नहीं कर सकते, आइंदा प्रोग्राम के अंदर भी जारी सारे रखेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ जा रहा है, एक वक्त का अभी गुफ्तगू इनके साथ जारी रहेगी और बड़ी अच्छी अच्छी आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो अपना घर इस मुल्क में बनाना चाहते हैं, जो अपना बिज़नेस इस मुल्क में लाना चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इसीलिए हमने मकबूल हुसैन साहब को बुलाया था, जो कोई फाउंडर चेयरमैन है JSN ग्रुप एंड इंडस्ट्री। अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का। स्टे विद अस।
हाँ तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ कोई नहीं चलेगा। सर वीज़ा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने, बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमेज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के, यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदेद। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि आपके लिए बड़े इन्फॉर्मेटिव इंटरटेनमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आइंदा लाहे अमल के लिए आप उसको अपना राज़ बना सकें। नाज़रीन आज हमारे साथ जो गेस्ट थे वो थे मकबूल हुसैन साहब, जो कि J7 ग्रुप के ग्रुप यूनिवर्सिटी के फाउंडर चेयरमैन, और दूसरे हमारे मेहमान चौधरी मोहम्मद नवाज बसरा साहब, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़ी सरकर्दा शख्सियत हैं, और उन्होंने भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का थे जो खिदमत अंजाम दिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। चौधरी मोहम्मद नवाज बसरा साहब, ये हम बात करते थे आपके हवाले से अवार्ड के हवाले से। अवार्ड का तरीकाकार क्या होता है? किस बंदे को अवार्ड दिया जाता है या पैसों से दिया जाता है? नहीं, पैसों से तो नहीं दिया जाता। देखिए ये बेसिकल प्रमोट किया जाता है जो कि इस मुल्क को मुल्क के लिए काम करते हैं। उसकी हिस्ट्री देखी जाती है, उसका काम देखा जाता है। हाँ, उसका काम देखा जाता है, उसकी टैक्स की जो पोजीशन है वो देखी जाती है, उसकी कंपनी जो है ना उसको देखा जाता है क्या कि ये कोई फ्रॉड वाले लोग तो नहीं है कोई, ऐसे उसकी काफ़ी सारे अदारों से उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद जब वो जो लोग वाकई रियली इस मुल्क को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं उनको नामजद किया जाता है। क्राइटेरिया होता है। हाँ, ऐसे नहीं है उस तरह तो पैसों से हो तो फिर हर बंदा अवार्ड जो है पूरा इस्लामाबाद ही अवार्ड ले ले, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है, इसीलिए इसका नाम परफॉर्मेंस अवार्ड रखा गया। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि चैम्बर बहुत सूझबूझ के और बड़ी हमारी जो काउंसिल्स है उसको मैनी टाइम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये अवार्ड दिए जाते हैं। गुज़श्ता 5 सालों से दिए जा रहे हैं, ये 5वां अवार्ड था। 5 में 6 साल से ये स्टार्ट है और इंशाल्लाह आगे भी फ्यूचर में ये इसी तरह लोगों को हम अप्रिशिएट करते रहेंगे। अगर कोई बंदा इंडस्ट्री, आपको पता है हमारी बहुत बड़ी है, इस्लामाबाद चैम्बर के, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटी हैं, इसमें अगर कोई बंदा आइंदा के लिए अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, अवार्ड के लेने के लिए आपको कागजात देना चाहिए, तो कौन से कागजात हैं जो आपको पेश करे और आपको उसका नाम वोटिंग उसमें ला? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जो वो उसकी कंपनी है वो इस्लामाबाद चैम्बर्स का मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर वो टैक्स पेयर होना चाहिए, ठीक है। फिर ये है कि कोई ऐसी चीज़ उस पर कोई FIR या कोई क्रिमिनल या कोई बैंक डिफाल्टर या कोई भी ऐसा वो चीज़ उसमें वो ज़ुमरे में ना आता हो। मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन बंदा आगे आए ताकि अवाम उस पर इत्मीनान कर सके। इवन इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे दोस्त हमारे जो है ना जिनके कार्ड बने थे मगर उन पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिस वजह से उनको अवान सदर तक अप्रोच नहीं मिल सकी। तो ये है कि ये बड़ा माशाल्लाह जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं हमारे, जो पिछले 35-40 साल से चैम्बर को चला रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र कर दें उन बुजुर्गों का जिन्होंने, जिसमें ज़फ़र बख्तावरी साहब हैं, खालिद मलिक साहब हैं, सरदार यासर इलियास साहब हैं, शकील मनीर साहब हैं, फरीद साहब हैं, मतलब जितने भी मनवर मुगल साहब हैं, मतलब ये अब एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब किस का नाम लें और किसका ना लें, क्योंकि मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ इस्लामाबाद चैम्बर का। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मेंबर बनना चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है? उसका ये है कि उसकी कंपनी होनी चाहिए और वो टैक्स पेयर हो और उसका ऑफिस हो प्रॉपर्ली, उसके पास हो, उसके बगैर मेंबर नहीं बन सकता। इस्लामाबाद चैम्बर का वही मेंबर बनना कि जो मुल्क को टैक्स देता है, दूसरा आदमी मेंबर नहीं बन सकता। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि टैक्स पेयर होगा तो वो इसमें आएगा, वो मेंबर बनेगा। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत प्लेटफार्म है चैम्बर्स का, और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए, और जो अंदरूनी मुल्क हमारे जो अच्छे जैसे ये मकबूल साहब जैसे लोग हैं, ये डिलीवर करना पे यकीन रखते हैं। मतलब इनको पैसा इकट्ठा करने से तल्लक नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं जो बात करूं, क्योंकि इनका खुद प्रैक्टिकल इनको पिछले 22 साल से जानता हूं और ये वाकई डिलीवर करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जानते हैं काम एक इबादत है, काम एक इबादत है।
تو الحمدللہ کیونکہ میرا بھی بڑا لانگ ٹائم باہر گزرا ہے اور میں بھی پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں, اور میں بھی پچھلے 22 سال سے یہ بزنس کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں نے آج تک 22 روپے کا کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا آسان ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں میڈیا میں ان لوگوں اور میں اوورسیز پاکستانی جو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی انویسٹمنٹ ان کنٹریوں میں نہ کریں, کیونکہ بجائے کہ کل ہم نے پاکستان میں ہی آنا ہے تو بجائے کہ ہماری ڈیڈ باڈی آئے تو اس کے ساتھ پیسہ وہیں رہ جائے, تو اس سے پہلے اپنے ملک پہ لگا دیں, چلیں آپ کے آنے والی نسلوں کو کم از کم فائدہ ہو سکے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہاں کے بینکوں سے سود لینے کے بجائے حلال منافع کمائیں اور خوب منافع خوب کمائیں اور اپنے پاکستان کو خوشحال کریں. ٹھیک ہے. مقبول حسین صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے مٹیریل کی ایکسیس ہو, بائر کی بھی اور سیلر کی بھی, کیسے پاسبل ہے؟ سر اس آئیڈیا پہ شاہ صاحب ہم ایک بڑا ان ڈیٹیل کام کر رہے ہیں. بیسیکلی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ اسکیٹرڈ ہے, اور وہ اس طریقے سے کسی ایک خاص مخصوص تھیم کے اوپر سیٹ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ انڈسٹری بھی اس طریقے سے بوسٹ نہیں ہو رہی جس طرح اسے ہونا چاہیے, اور دوسرا اینڈ یوزر بھی بہت کنفیوز ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں انڈسٹری کو اپروچ کس طریقے سے کروں, کیونکہ انڈسٹری اس طرح اسکیٹرڈ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا بن رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہم نے بڑا عرصہ تقویٰ کی کہ کون سا طریقہ ہو کہ جس سے کہ اس انڈسٹری کو ہم کسی طریقے سے بھی سموتھ کریں. ہمیں سب سے زیادہ تھا کہ ہم جیسے خود چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں بہت کنفیوژن ہوتی ہے. ایک انڈسٹری لاہور ہے, ایک فیصل آباد ہے, ایک کراچی ہے, اب کہاں آپ ٹانگیں بکھری پڑی. ایگزیکٹلی. تو بیسکلی ہم نے اس ساری صورتحال کو بغور دیکھا. صاحب میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں, آپ ہمارے وزیر پاکستان کو بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیا ہے اور اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے کتنے پیسے لگیں گے اور حکومت کو کتنا خرچہ کرنا پڑے گا؟ میں اس میں وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں آپ کے امبریلے کی ہمیں ضرورت ہے, گورنمنٹ کے امبریلے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی انڈسٹری کو ایک امبریلا دینا چاہتے ہیں کہ اس امبریلے کے نیچے پورے پاکستان کی انڈسٹری کو جو انویسٹمنٹ کی کمی آ رہی ہے وہ بھی نہیں رہے گی, پاکستان انڈسٹری بوسٹ ہوگی اور اینڈ یوزر انڈسٹری کو بڑا ایزیلی اپروچ کر سکے گا. اس کے لیے ہمیں ایک چھت کے نیچے پوری انڈسٹری کو لانا ہے. اس کے لیے ہم پورا بھرپور کام کر رہے ہیں اور ہمیں وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں اس میں ہمارا تعاون کریں اور ہمیں اپنا ایک امبریلا مہیا کریں, اور اس گورنمنٹ کا جس سے امبریلا ہمیں ملتا ہے تو ہم بیسیکلی بہت اوپری سطح پہ ہم کام کرنے کے خواہاں ہیں. اس میں چودھری نواز صاحب نے بھی بہت زیادہ اسلام آباد چیمبر کے حوالے سے اس میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ تعاون کیا ہے. یہ ہمارے ساتھ بالکل لمحہ بائی لمحہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی جو شخصیت ہے وہ جس طرح پاکستان کو سرو کرنے کے لیے جتنی اچھے لیول پہ ان کی سوچ, اللہ انہیں بھی اس کا بھرپور اجر دے. مقبول صاحب, جیسے کہ آپ اکثر بڑا اچھی آپ کا ویژن ہے, آپ نہ صرف چاہتے ہیں کہ اچھی تعمیر ہو بلکہ اس کے اندر کفایت ساری بھی ہو. اس طرح ہمارا اس وقت بہت زیادہ زر معاوضہ جاتا ہے چائنا کی طرف, اٹلی کی طرف ماربل خریدنے میں. تو ماربل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ویژن ہے کہ اس کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ذاتی ماربل کو, لوکل ماربل کو؟ دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سال سے صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈالر زیادہ مہنگا ہوا ہے تو بیسیکلی ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ ہم لوکل پروڈکٹ کو کس طریقے سے زیادہ ہم کر یہ رہے ہیں کہ اپنی اسپیسیفکیشن میں لوکل ماربل کو سب سے زیادہ پروموٹ کریں. اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو لوکل ماربل ہے وہ ٹاپ آف لائن ماربل ہے. صرف ہمارے یہاں جو پروسیسر ہیں وہ تھوڑے سے ویک ہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں تھوڑا سا مار کھا جاتے ہیں, اور دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو ریٹ وائز مقابلہ کرنا وہ بھی پروسیسر کی ہی کمی کی وجہ سے تھوڑی چیزیں ہمیں پرابلم آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہمیں اس سیکٹر میں بھی جتنا اس کو ایز کیا جائے گا, اسپیشلی اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کو جتنا اس سے ڈیوٹی فری اسے کیا جائے گا, اس کو جتنا پروموٹ کیا جائے گا, بوسٹ کیا جائے گا, تو میرے خیال میں یہ انڈسٹری بھی پاکستان کو بہترین سرو کر سکتی ہے, اس کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. ہم تو مور اور لیس سارے ہوٹل پروجیکٹ پہ پاکستانی پروڈکٹ کو ترجیح دے رہے ہیں اور پاکستانی ماربل دنیا کا بہترین ماربل ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ آ رہی ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور جو مشینری منگوانی ہے اس کو ٹیکس فری کیا جائے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ لوکل انڈسٹری کو ہم فروغ دینا چاہ رہے ہیں. بالکل. آپ ایک
منٹ کا ہم آپ کو دیں گے ٹائم کہ ایک وزیر پاکستان کے ایک جملے میں، ایک فکرے میں، ایک منٹ میں اچھا سا پیغام دیں اپنی انڈسٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے. سر ہماری انڈسٹری کو بیسکلی 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیل بہت مہنگا ہے اور اس اسٹیل کو اکانومائز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لائٹ ویٹ پارٹیشننگ کی ضرورت ہے. اب لائٹ ویٹ پارٹیشننگ کے لیے بھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ باہر سے امپورٹ ہونی ہے. ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کو امپورٹ ڈیوٹی فری کیا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اگر اس کو ہم ایک دفعہ ہائی ٹیک انڈسٹری کو ہم دیکھ لیں گے، اس کی امپورٹ ڈیوٹی فری کر لیں گے، تو آپ کہہ لیں کہ پاکستان بوسٹ ہو کر وہ اس جگہ پہ جا سکتا ہے جہاں دنیا کی کسی بھی انڈسٹری کا مقابلہ کر سکتا ہے. آپ نے ایک بات اور کی تھی گفتگو کے دوران کہ سارا را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، صرف چند % جو ہے وہ را مٹیریل ہمارے منگوانا پڑے گا. دیکھیں جس میں نے کہا تھا آپ کو کہ لائٹ ویٹ پارٹیشننگ جو ہے اس کے سارے را مٹیریل پاکستان میں موجود ہیں، جبکہ اگر ہمارا وہ لائٹ ویٹ مٹیریل سارے پاکستان میں موجود ہیں، جو سٹیل ہمارا 20 یا 25% سٹیل بچتا ہے لائٹ ویٹ پارٹیشننگ کی وجہ سے، تو وہ سارا بلٹ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اور وہ ڈالر کی صورت میں باہر جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم اس کو صرف مینیج کر جائیں تو وہ آپ کا 20 سے 25% سٹیل بچے گا اور وہی ہماری ایک انڈسٹری نئی وہ بھی پروموٹ ہوگی، نئے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ہمارا ڈالر بھی بچے گا. یعنی ہم ڈالر جو جن کے لیے منتیں کرتے ہیں IMF کو، ورلڈ بینک کو، اسلامی بینک کو، ایشین بینک کو، وہ ہم خود بچا سکتے ہیں اور بچانا ہی ہمارا فرض ہے. اس ملک کی تعمیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. چودھری محمد نواز بسر صاحب، آپ 1 منٹ کا پیغام پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا صدر پاکستان کو دیں کہ اس ملک کی انڈسٹری میں جو آپ کی انڈسٹری ہے ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ کا سے کیا اقدامات کیے جائیں تو پروموٹ ہو سکتی ہے. سر میرا یہ میسیج ہے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کو، کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے بہت ساری ہمیں سہولتیں دی تھی، جس وجہ سے ہمارا جو اوورسیئر پاکستانی ہے اس کو بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی. مگر جیسے ہی یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور اس نے بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیے، مطلب یہ کہ اب ایک تو اوورسیئر جو ہے وہ پاکستان میں پیسہ بھیج نہیں رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس ریشو بہت زیادہ کر دی گئی ہے کہ جو کہ عام شہری کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. تو اس میں کیونکہ اس کو ایز اے انڈسٹری لیں ریئل اسٹیٹ کو، کیونکہ جتنی زیادہ پرچیزنگ ہوگی تو آلریڈی وہ ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی. بالکل ٹھیک. تو نہ کہ اتنا زیادہ ٹیکس کر دیا جائے کہ کوئی پرچیزنگ کی طرف لوگ آئیں نہ، تو جس میں ہم ملک ہمارا ڈیفالٹر کی طرف جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹرانسفر فیسیں اور ٹیکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. تو یہ چودھری محمد نواز بسر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اور مقبول حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جب تک اوورسیز پاکستانیوں کا ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوگا تو اس طرح ملک کی ترقی اور تعمیر میں وہ اہم کردار ادا نہیں کر سکیں. اگر ان کا ٹرسٹ شیک ہوگا تو پھر جو حال اس ملک کا ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے گا. لیکن ویل وشر اس ملک کے اندر بہت اچھے موجود ہیں. جیسے مقبول حسین صاحب نے کہا پیسہ تو کمانا ہے لیکن ہم عبادت سمجھ کے کام کرتے ہیں، ایک ویژن دیتے ہیں، ایک سہولتیں دیتے ہیں کہ لوگ آئیں دیکھیں ہمارے کام کو، دیکھیں گے تو پھر ہماری طرف راغب ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ عوامی سطح پہ ہمارے تعلقات بیرون ملک پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے. بہت سی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، لیکن ابھی وقت ختم ہو جا رہا ہے. ناظرین، آئندہ ایک اچھے پروگرام کے ساتھ، اچھے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.